नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने क्लास 8 के हिस्ट्री को शुरू किया है। हिस्ट्री में हम लोग ने दूसरे चैप्टर को लिया है। दूसरे चैप्टर में हम लोग सबसे पहले टॉपिक को पढ़े थे। हम लोग थोड़ा फास्ट रिवीजन करके चलेंगे। सबसे पहले टॉपिक को पढ़े थे भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। फिर कंपनी अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध का रूप अख्तियार करती है, युद्ध में आती है। सीधी बात है, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए युद्ध करना ही पड़ता है, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना ही पड़ता है। तो इसी के क्रम में हम लोग प्लासी के युद्ध के बारे में जानेंगे। प्लासी के युद्ध से पहले हम लोग एक चीज़ों को और समझते हैं कि हम लोग 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। हम आपको बताए हैं औरंगजेब की मृत्यु होती है। हम औरंग हर वर्ष इसलिए बोलते हैं क्योंकि छावा मूवी में औरंगजेब को औरंग बोला जाता है, जिसे थोड़ा कनेक्ट करने में आसान होता है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है, क्षेत्रीय ताकत आज़ाद होता है। बंगाल में भी होता है, हैदराबाद में भी होता है, अवध में भी होता है, बहुत जगह पे क्षेत्रीय ताकत होती है। इसी क्रम में बंगाल में भी क्षेत्रीय ताकत आज़ाद होता है। बंगाल में जब क्षेत्रीय ताकत आज़ाद होता है तो इसी के बाद जब औरंगजेब के बाद 1717 में फरुखसियर रहते हैं। फरुखसियर रहते हैं। इन्होंने क्या करते हैं, मात्र 3000 रुपये में अंग्रेज को बंगाल दे देते हैं। बंगाल में फ्री व्यापार कोठी बनाने का आज़ादी देते हैं, बनाने की आज़ादी। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, जब हम बक्सर पाएंगे तो थोड़ा चीज़ों को आराम से करेंगे। ये तो हम पढ़े हुए इसलिए। तो उसी समय में बंगाल में जो नवाब होते हैं मुर्शीद कुली खां, कब तक बंगाल पे रहते हैं, 1717 से 1727 तक। 27 में इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु के बाद शासक आते हैं सुजाउद्दीन। इनका भी रहता है 1727 से 39 तक। उसके बाद आते हैं सरफराज। ये रिवीजन के लिए बता रहे हैं कि आप लोग का पीछे का रिवीजन होगा तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पीछे के क्लासों को आपको देखना है, ज़रूर देखिएगा। जैसे आपके जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट उसको क्लियर किया गया। रहते हैं, इनकी हत्या कर देता है अलवर्दी खान। अलवर्दी इन्हीं के सेना का अध्यक्ष होता है अलवर्दी खान। अलवर्दी खान का शासनकाल होता है 1740 से 56। अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद, अलवर्दी खान को मात्र 3 बेटी थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी छोटी बेटी का जो बेटा होता है सिराजुद्दौला, गद्दी पे बैठता है। 1756 में गद्दी पे बैठता है। गद्दी बैठता मतलब है बंगाल का दीवान नवाब, जो आप समझे, बनता है। और वो आंतरिक कलह के बाद बनता है, जिसमें उनकी मौसी घसीटी बेगम, उनके जितने भी लोग थे, सेनापति मीर जाफ़र, राय बहादुर, अमीर चंद, जगत सिंह धनाद जो बैंकर थे, सब इनके खिलाफ होते हैं। इनके साथ युद्ध होता है। युद्ध भी कैसे होता है कि कुछ घटना घटती है बंगाल में, जैसे ब्लैक होल की घटना। किला पर आक्रमण करके सैफुद्दीन सिराजुद्दौला किला पे आक्रमण करते हैं और आक्रमण कर किला को जीत लेते हैं, जिससे मद्रास में बैठे क्लाइव को जानकारी मिलती तो अपनी सेना को भेजते हैं।
और प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब होता है? प्लासी का युद्ध आप लोग कभी कभी कमेंट में भी लिखा कीजिए। अभी हम आप वीडियो बाद में देखेंगे, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो उस वक्त कमेंट में लिखिएगा, जिससे चीज़ें थोड़ा आसान होगी, आपको भी याद होगा। तो प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार होती है और अंग्रेज जीत जाता है। अंग्रेज की जीत होती है। जैसे अंग्रेज जीतता है तो अंग्रेज अपनी कठपुतली शासक के रूप में मीर जाफ़र को बैठाता है। मीर जाफ़र होता है जो 1757 से 1760 तक राजगद्दी पे बैठते हैं। और इसके बाद फिर एक शासक आएंगे, मीर कासिम। 1760 से 1763। ये हम लोग का आज तक का रिवीजन है। अब हम लोग शुरू करेंगे बक्सर का युद्ध से। आराम से चीज़ों को समझेंगे। अब आज हमारा मेन टॉपिक है बक्सर का युद्ध। चीज़ों को समझेंगे आराम से। बक्सर आप लोग को मालूम है कहाँ है? बिहार में बक्सर है। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जानकारी के लिए आप लोग को बताते हैं। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764। प्लासी हुआ था 1757 में और यह था 1764 में। चलिए शुरू करते हैं। बक्सर के युद्ध के से पहले थोड़ा हम लोग जाएंगे। तो जब प्लासी का युद्ध समाप्त होता है, प्लासी के युद्ध समाप्त के बाद ही आगे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का जो नवाब बनता है मीर जाफ़र। मीर जाफ़र वही है जो सिराजुद्दौला को का सेनापति था, उनको धोखा दिया था। मीर जाफ़र बनते हैं 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से 1760 तक। ठीक है। प्लासी के बाद क्या होता है? बंगाल का नवाब बनता है। आप लोग इसको लिखते भी जाएंगे, बंगाल का नवाब, जिससे आपको एक नोट डाउन रहेगा, चीज़ों को रिवीजन करने में आसान होगा। और रिवीजन के लिए तो बाद में हम बताते ही हैं, बताएंगे। तो मीर जाफ़र था कौन? क्या हो रहा था? मीर जाफ़र को क्यों बनाया गया? तो मीर जाफ़र को बनाया गया अंग्रेज इस सोच से बनाए, अंग्रेज को बंगाल पर ऐसे शासक की ज़रूरत थी जो उनका कठपुतली बन के रहे। कठपुतली बनकर रहे, मतलब जो अंग्रेज बोलें, जैसे अंग्रेज बोलें, जिस तरीके से बंगाल को चलाना चाहे, जिस तरीके से व्यापार करना चाहें, सब उनका। कठपुतली का मतलब होता है अपनी उंगली पे नचाना, अपनी उंगली पे नचाना, कठपुतली बन के रहे। और ऐसा मीर जाफ़र करता भी है। सारा अधिकार अंग्रेज, अब सब अधिकार अंग्रेज के पास था, अंग्रेज के पास सारा अधिकार था, सारा अधिकार। जैसे सारा अधिकार, जैसे कोई भी काम अंग्रेज करता था तो खुद करता था। जो भी रुपया पैसा काम, टैक्स लेना, कर्ज किराया लेना, कोई आमदनी करना, व्यापार का, सब उसके अधिकार पर होता था। और कोई ऐसा काम करवाना, जैसे सड़क बनवाना, कुछ बनवाना, तो वो उनको देता था। मतलब रुपया पैसा खुद रखो, काम उनसे करवाओ। तो ऐसा सारा अधिकार अपने पास रखा था। कठपुतली शासक के रूप में मीर जाफ़र थे। लेकिन इसी बीच में मीर जाफ़र के दामाद का एंट्री होता है, मीर कासिम। मीर कासिम, यहीं पे ट्विस्ट आता है एक। 1760 में
1760 में बनता है, 1763 तक रहता है। यही पे ट्विस्ट आता है। मीर कासिम कौन था? मीर जाफर का दामाद। तो दामाद अपने ससुर को धोखा दे रहा है, खुद गद्दी पे बैठ रहा है। अच्छी बात है, दामाद को बैठना भी चाहिए। तो क्या करता है, मीर जाफ़र बोलता है अंग्रेज़ को कि आप हमको नवाब बनाइए और हम आपको इनसे ज़्यादा लाभ देंगे, इनसे ज़्यादा आपको सम्मान देंगे, इनसे ज़्यादा आपको टैक्स वसूल के देंगे और अलग से भी नजराना आपको देंगे। तो अंग्रेज़ तो लालची थे, अंग्रेज़ मान जाता है इनकी बातों को। मतलब ऐसे छोटी सी थोड़ा सा एक उदाहरण लेके चलते हैं, थोड़ा उदाहरण थोड़ा सा क्या क्या कहते हैं, कैजुअल है टाइप का, कि अगर मीर कासिम उनको पानी पिलाने का काम करता होगा, सॉरी मीर जाफ़र उनको पानी पिलाने का काम करता होगा, कि बोले हम पानी तो पिलाएंगे लेकिन आपके साथ में प्यार भी दाबेंगे, मतलब फुल्ली आप पर डिपेंडेंट रहेंगे, कोई इफ वट नहीं होगा। तो अंग्रेज़ को लगा चलो अच्छी बात है, इसको ट्राई किए, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो मीर कासिम गद्दी बैठता है, लेकिन मीर कासिम गद्दी बैठते अपना रंग दिखाना शुरू करता है, वो अंग्रेज़ को ही चुनौती देने लगता है, अंग्रेज़ को चुनौती देने लगता है, चुनौती देता है। मतलब कठपुतली शासक की तरह न रहता, जैसे मीर जाफ़र साहब थे वैसे कठपुतली शासक की तरह न रहता है, ये अंग्रेज़ को चुनौती देना शुरू कर देता है। कुछ ऐसा फैसला लिया जिससे अंग्रेज़ को लगा कि अब हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो चुनौती देने का काम कर रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको नीचे करके दिखाने का काम कर रहा है। तो अंग्रेज़ को चुनौती देने का काम करता है, तो मीर कासिम कुछ ऐसा फैसला लेता है। तो मीर कासिम के द्वारा फैसला, क्या फैसला लेता है? तो पहला फैसला लेता है राजधानी को राजधानी मतलब बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से, बंगाल की राजधानी पहले मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से क्या करता है, मुंगेर ले आता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आते हैं। अब देखिए, जब राजधानी ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, जब पटना बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना में अगर मुख्यमंत्री बैठेंगे, नए मुख्यमंत्री अगर मान लीजिए अपने बेगूसराय में बैठेंगे, तो थोड़ा तो सत्ता थोड़ा चेंज होगा। बंगाल का सारा चीज़ चल रहा, अंग्रेज़ का सारा चीज़ चल रहा था बंगाल में, और राजधानी को कर दिए मुंगेर, थोड़ा सत्ता में परिवर्तन आया, तो ये उनको बड़ा झटका लगा, एकाएक झटका कि आप राजधानी चेंज कर दिए। तो एक झटका तो कम था, दूसरी झटका भी वो दे दिए, भारतीय व्यापारी को भारतीय व्यापारी भारतीय व्यापारी को रियायत देना शुरू किए, व्यापार में रियायत रियायत दिए। किस में दिए? तो व्यापार में। अंग्रेज़ क्या कर रहा था कि सारा व्यापार खुद कर रहा था, भारतीय व्यापारी को बिल्कुल रियायत नहीं दे रहा था, उन पर ज़्यादा टैक्स भी लगाने की कोशिश कर रहा था। तो सीधी सी बात है कि बाहर के लोग आके व्यापार कर रहे हैं, अपने घर के लोग व्यापार ना करें तो सही बात नहीं है। तो मीर कासिम इसको ठीक अच्छा काम किया कि भारतीय व्यापारी को रियायत देना शुरू किया, उनको थोड़ा टैक्स में छूट देना शुरू किया। तो तीसरा काम किया, टैक्स सुधार किया, कहा कि अगर वो लोग टैक्स देंगे तो अंग्रेज को भी टैक्स देना होगा, टैक्स में सुधार किया। ये सारा जो फैसला है, ये फैसला राजधानी बदलना, व्यापार में रियायत और टैक्स, ये अंग्रेज को एकदम टेंशन दे दिया, जिससे अंग्रेज नाराज
नाराज हुए, नाराज के साथ साथ परेशान भी हुए, नाराज परेशान हो गए। कहे सोचे कि अब जो कठपुतली को बैठाए थे मीर जाफ़र को, उसके बदला मीर कासिम जी को बैठाए। मीर कासिम जी तो मेरे ही ऊपर आके नाचने लगे, मेरे सर के ऊपर नाच रहे, तो नाराज़ हो गए, बहुत नाराज़ भी हुए, परेशान भी हुए। तो उसके बाद एक ऐसी घटना घटती है जो सारे परिदृश्य को बदलने का काम करती है। मीर कासिम से सब लोग नाराज़ थे, सब लोग दुःख थे, सब लोग अंग्रेज़ टेंशन में चल रहे थे। सब लोग मतलब अंग्रेज़ टेंशन में चल रहे थे, जितना काम कर रहे थे, चुनौती वाला काम कर रहे थे, सीधी सी बात है, डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं, तो चुनौती देंगे तो दुःख तो होगा ही। तो एक ऐसी घटना घटती है 1763 ईस्वी में, 1763 में एक घटना घटती है, होती है, जिसको हम लोग पटना कांड के नाम से जानते हैं। पटना, ये जो है आपके किताब में नहीं है, लेकिन थोड़ा हम आपको विस्तृत में लेके चल रहे हैं कि जो आपको कहानी के पृष्ठभूमि से आप युद्ध तक पहुँचे। युद्ध एक दिन में तो युद्ध होता नहीं है, युद्ध के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ ना कुछ पहले का किया हुआ काम होता है जो धीरे चल के युद्ध के रूप में आती है। ये बात हम कई बार हम आप लोग को क्लास में बताए हैं कि कोई भी चीज़ एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती, इसके पीछे बहुत पहले से चलती प्रक्रिया होती है, समय का साथ होता है, जिससे कोई बड़ी घटना होती है। तो पटना कांड जो 1763 में घटना होती है, उसको हम लोग पटना कांड के नाम से जानते हैं, पटना कांड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक एलिस नाम का अधिकारी होता है, अंग्रेज अधिकारी होता है एलिस। एलिस एलिस कौन होता है? अंग्रेज अधिकारी। ये बस आपको समझने के लिए हम दे रहे हैं, इतना डीप में जाने की जरूरत है, अगर आप जिसको जाना है जा सकते हैं, जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। एलिस नाम अंग्रेज अधिकारी होते हैं। ये क्या करते हैं, इनके नेतृत्व में क्या होता है, इनके नेतृत्व में, एलिस के नेतृत्व में, एलिस के नेतृत्व में क्या होता है, मीर कासिम के ऊपर पटना क्षेत्र में, पटना क्षेत्र में आक्रमण किया जाता है। आक्रमण किया, क्यों किया, कुछ तो कारण होगा। क्यों क्या कारण, तो सीधी सी बात है कि मीर कासिम इनको परेशान हैरान कर दिए थे। क्या किए थे, मीर कासिम मीर कासिम के ऐसे कुछ काम थे, ऐसे कुछ काम थे जो अंग्रेज को चुनौती देने का काम कर रही थी, चुनौती देती थी। मीर कासिम को ऐसे कुछ काम थे जो अंग्रेज को चुनौती देते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि एलिस के द्वारा मीर कासिम को आक्रमण होता है, लेकिन इसका परिणाम अलग हो जाता है। परिणाम में क्या होता है, अंग्रेजी सेना हारती है यहाँ पे, अंग्रेजी सेना की हार। घर ने समझना हार है, हार। और एलिस को मार दिया जाता है, एलिस की मृत्यु। इतना सब कुछ होने के बाद अब अंग्रेज को समझ में आ रहा है कि जो मीर कासिम है ये हमारे अनुसार नहीं चलेगा।
तो क्या होता है, इस घटना के बाद क्या होता है, अंग्रेज़ बहुत नाराज़ होते हैं। तो क्या होता है, इस घटना के बाद अंग्रेज बहुत नाराज़ हो गए। स्वाभाविक है भाई, बहुत नाराज़ हो गए और क्या करते हैं, 1763 में पुनः कठपुतली शासक मीर कासिम को ले आते हैं। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं, कठपुतली को। ठीक है, पहले बंगाल के नवाब थे, पुनः सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया है। इस घटना के बाद बहुत नाराज हो जाते हैं और 1763 मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं, हटा देते हैं। मीर कासिम को के थोड़ा सा बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट इस बात को गौर ज़रूर कर लिए होंगे कि सर हमेशा मीर कासिम बोल रहे हैं और मीर कासिम को फिर से नवाब कैसे बना दिया गया। तो उनको हटाते हैं और वही कठपुतली शासक पुनः अपने दोस्त कठपुतली शासक मीर जाफ़र को ले आते हैं। मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। मीर जाफ़र कब बनाया गया, 1765 में। 1765 में तो मृत्यु हो जाती है इसकी, सॉरी थोड़ा सा कम दिक्कत है, मृत्यु हो जाती है इसकी। तो 1763 में मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं और मीर जाफ़र को बंगाल बना देते हैं। 1765 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब मीर कासिम को पद से हटाया जाता है तो क्या करते हैं, मीर कासिम वहाँ से निकलकर, मतलब बंगाल से निकलकर अवध आ जाते हैं। अवध तो यूपी आ जाते हैं, अवध यूपी के क्षेत्र में आता था, अवध आ जाते हैं। उस समय मुग़ल शासक थे, इस समय मुग़ल शासक जो थे, मुग़ल शासक अभी भी हैं, मुग़ल शासक जो थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। ये जो मुग़ल शासक हैं इसको हम लोग उत्तर मुग़ल शासक काल में पढ़ते हैं। मुग़ल शासक में बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब के बाद जो भी शासक मुग़ल के आते हैं उसको उत्तर मुग़ल शासक में पढ़ते हैं। मुग़ल शासक की दोनों चैप्टर को हम एक बार ज़रूर पढ़ा देंगे, पहले मुग़ल शासक को पढ़ाएंगे फिर उत्तर मुग़ल शासक को पढ़ाएंगे। तब तक आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय रहते हैं। तो मीर कासिम अवध आता है तो उस समय अवध के नवाब होते हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, प्लासी के इतने सिराजुद्दौला निपट चुके हैं, जा चुके हैं, ख़त्म। यहाँ पे अवध के नवाब शुजाउद्दौला होते हैं। यहाँ जब मीर कासिम पहुँचते हैं
मीर कासिम जब इन दोनों से मिलते हैं, दोनों से मुलाकात होती है, तो सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि हम तीनों को मिलकर एक गुट बनाना चाहिए। तो ये तीनों मिलकर एक गुट बनाते हैं, अंग्रेज के खिलाफ। अंग्रेज को पटक के हराएंगे। अंग्रेज के खिलाफ एक गुट बनाते हैं कि अंग्रेज से लड़ाई करेंगे, लड़ाई के लिए, जंग के लिए, जंग मतलब लड़ाई के लिए, द्वंद्व के लिए, जो आप सोचिए, जंग। इसके बाद ही बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बताइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में लिखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था। वीडियो को पॉज कीजिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था बताइए। तो बक्सर के युद्ध में दो तरफ से, कोई भी होता लड़ाई तो दोनों तरफ से होता है। तो एक तरफ थे बंगाल के पूर्व नवाब, भागे हुए नवाब कौन थे? मीर कासिम। दूसरे थे मुगल बादशाह, कौन नाम था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इसी से ना डरते हैं, द्वितीय तृतीय क्यों हो जाता है? शाह आलम द्वितीय। आप लोग हमेशा उसका हिस्ट्री में सोचते हैं सर एक ही आदमी, एक ही नाम 2-3 आदमियों क्यों होता है? होता है, उसे डरना नहीं है। जब हम लोग चीज़ों को सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो चीज़ें हमें आसानी से याद होगी। अवध का तीसरे थे, अवध के नवाब, नाम क्या था? नाम क्या था? शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला याद रखेंगे, शुजाउद्दौला है, सिराजुद्दौला नहीं। सिराजुद्दौला फ्रांस के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में ही हार गए थे और चले गए थे। और दूसरी तरफ थे अंग्रेजी सेना। दोनों में लड़ाई होता है, सब में मिलकर लड़ाई होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जो संयुक्त सेना थी, संयुक्त सेना, इन तीनों की संयुक्त सेना, इन तीनों की जो संयुक्त सेना थी उसकी हार होती है, हार जाती है। और अंग्रेज सारी सेना यहाँ जीत जाते हैं। बक्सर युद्ध का परिणाम क्या होता है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराज शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना हारती है और अंग्रेजी सेना जीत जाती है। यही लड़ाई अंग्रेज की सत्ता को मजबूत किया। प्लासी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट युद्ध है ये। प्लासी में बंगाल के लिए युद्ध होता है। ये जो युद्ध होता है, अंग्रेज एक ही साथ 3 लोगों को हरा देता है। मुगल सम्राट को हराया, अवध मतलब यूपी को हराया, यूपी बिहार, और बंगाल, यूपी बिहार बंगाल सबको हरा दिया। तो अंग्रेज आप
देश के अच्छे खासे अधिकार क्षेत्र में शासन करने के लिए थे, व्यापार करने के लिए सज हो गए थे। इस चीज़ों को एकदम समझिए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भी आदमी, जो भी सरकार यूपी, बिहार, बंगाल को अपने तरफ मोड़ लेगी तो आप समझ लीजिए कि सत्ता की राह उनके लिए आसान हो जाता है। तो यही अंग्रेज बंगाल जीत चुका था, बिहार और यूपी को जीत लिया अवध के साथ, और वो समय ताकतवर थे मुग़ल, ताकतवर क्या, मुग़ल भी एक शासक थे, उनको भी जीत लिया। तीनों को जब जीत लिया तो एक बड़े क्षेत्र में अंग्रेज अपनी वर्चस्वता को कायम कर दिया, अपने आप को बताया कि हम हैं और अब हम ही रहेंगे। प्लस इसलिए बक्सर का युद्ध महत्वपूर्ण हुआ था। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज अपनी सत्ता को बहुत मजबूत कर लेते हैं। यही था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में जो भी चीज़ देखे हम लोग देखे और समझे। थोड़ा सा एक दो टॉपिक नहीं, एक दो पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए भी, और कुछ ही अन्य एग्ज़ाम भी किए हुए लोग जो आपके घर में कोई पढ़ाई करो उनसे बता सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किए थे? तो आप हमेशा से क्लाइव, एकदम याद रखना 100%, क्लाइव ने। एकदम खाना खाना, ये इसको बिल्कुल याद, खाना खाना भूल जाइएगा, लेकिन ये जरूर याद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर ये करने एग्जाम में आता ही आता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो क्लाइव किए थे। और दूसरा युद्ध जो हुआ बक्सर बिहार वाला बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, मतलब इन्हें सोचिए कि ऐसा है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किए थे? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किए थे? हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव को फिर से बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और इस युद्ध के बाद दो संधियाँ होती, इलाहाबाद की संधियाँ। ये बस थोड़ा सा आपको डिटेल में हम लेके गए हैं, बात समझ रहे हैं कि आप लोग सोच रहे बहुत दूर का पाते, थोड़ा डिटेल में है, समझिए। समझने के लिए ऐसा नहीं कि इसको बस समझिए, याद रहा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, आगे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 1765 में होती है। दो संधियाँ होती है, एक मुगल के साथ होता है, एक अवध के साथ होता है। मुगल के साथ होता है 12 अगस्त 1765 में, और अवध के साथ होता है 16 अगस्त 1765। दोनों के साथ होता है। अवध के को 50 लाख का जुर्माना लगा दिया जाता है। अवध को क्या है, बोला कि आप बेवजह युद्ध में क्यों शामिल हुए, और मुगल को 26 लाख का पेंशन देके पेंशन मिलता है। बोलता है अब हस्तक्षेप मत कीजिएगा, चुपचाप 26 लाख का पेंशन लीजिए और मौज कीजिए। तो हम आपको बता दिए, इसी युद्ध के साथ बिहार, बंगाल और अवध के क्षेत्र में अंग्रेज पूरा अधीन होता है। अब बचता है थोड़ा आपको हैदराबाद की तरफ का क्षेत्र, मराठा का क्षेत्र। ज़्यादा बड़ा नहीं था क्षेत्र, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं था, ज़्यादा कोई दिक्कत का बात नहीं था। तो हमारा आज का ख़त्म हो गया। अभी 34 मिनट टाइम भी हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन 5 मिनट और आप लोग हमको दीजिए, हम थोड़ा चीज़ों को रिकॉल कर देते हैं जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा। बस फटाफट चीज़ों को हम लोग रिकॉल करते हैं स्टार्टिंग से। 1707 कौन था? औरंगजेब। आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो बोलते चलिएगा, औरंगजेब। ठीक है। मृत्यु होती है 1717 में फर्रुखसियर।
प्रोक्सियर क्या करते हैं, अंग्रेज को 3000 रुपया में अधिकार दे देते हैं। फिर आते हैं इसी टाइम बंगाल का नवाब कौन थे 1717 में, तुम ये बोलते चलिए, मन मन डराते जाए, मुर्शीद कुली खां, कुली खां, नवाब नहीं सरदार, सूबेदार समझिए, सूबेदार, सूबेदार। इनके बाद आते हैं 1740 में अलवर्दी खां। बीच में 2 शासक आए थे, उसको छोड़ के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। शासक का नाम बोलिए तो हम आपको एक बार बता देते हैं, रिकॉल करवा देते हैं। शुजाउद्दीन और सरफराज। सरफराज का मृत्यु मत मार कौन देता है, अलवर्दी खां। तो अलवर्दी खां आते हैं, बंगाल का सूबेदार बनता है, सूबेदार बनते हैं। इनके सूबेदार बनने के बाद इनकी बेटी की बेटा 1756 में बंगाल का नवाब बनता है। कौन, नाम क्या था, सिराजुद्दौला। बंगाल का नवाब बनता है, बंगाल का नवाब बनता है, बंगाल का नवाब बनता है। और 1757 में पलासी, पलासी का युद्ध, युद्ध 1757 जब युद्ध खत्म होता है तो कठपुतली शासक मीर जाफर, 1757 में कठपुतली शासक मीर जाफर, कौन था मीर जाफर, और इसका कठपुतली शासक था। इसके बाद 1757 के बाद उनका दामाद 1760 में मीर जाफर, मीर कासिम, मीर कासिम, मीर कासिम, मीर कासिम बनता है। लेकिन ये बहुत तेज बनता है और अंग्रेज का बात नहीं मानता है। उसके बाद फिर होता है 1764। क्या होता है 1764 में, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध में क्या क्या होता है, तो मुगल, अवध के नवाब और मीर जाफर, और कौन कौन था, मुगल, मुगल के कौन थे, शाह आलम द्वितीय, अवध के नाम शुजाउद्दौला और मीर कासिम। ये तीनों मिल के लड़ता है, अंग्रेज जीतता है। अंग्रेज जीतने के बाद अब कंफर्म हो जाता है कि अंग्रेज अब हमारे देश पे लंबे समय तक शासन करेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। एक बार देखिएगा, नहीं समझ आया दोबारा वीडियो देखिएगा। कोशिश किया चीज़ों को समझने का, हम चीज़ों को समझाए भी हैं, रिकॉल भी किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से पसंद आए। इसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो 1765 में एक और घटना घटती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बस ख़त्म ही कर रहे हैं। द्वैत शासन, द्वैत शासन, द्वैत शासन मतलब 2 गो शासक रहेंगे। एक शासक रहेंगे अंग्रेज और एक शासक रहेंगे बंगाल का नवाब। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आप लोग पढ़िएगा, पुराने क्लास को रिवीजन कीजिएगा। कल हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करेंगे। एनसीईआरटी में चीज़ों को देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। किताब को ज़रूर पढ़िएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। और कोई परेशानी हो तो करीब बोले थे मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए 9835009453। आप अपना कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया उसका मैसेज कीजिए हमको 9453 मैसेज कीजिएगा। हम इसको सॉल्व करने के लिए छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे जिससे आपको चीज़ें समझ में। अगर 2-3 लोग 4 लोग भेजते तो 4 लोग का एक साथ को मिल के वीडियो बनाएंगे जो आपको समझ में आएगा।
तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।